नमस्कार एंड वेलकम टू जैक बोर्ड वाला। मैं हूं आकाश सेन और आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 का एसएसटी पर बात करने वाले हैं। एसएसटी में स्पेशली हम लोग हिस्ट्री पर अभी बात करने वाले हैं और हिस्ट्री में वो सभी प्रश्न पर बात करेंगे जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और इस बार भी पूछा जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए हम लोग प्रश्न संख्या 1 के साथ प्रारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 1 हम लोगों को दिया है, पलासी का युद्ध कब हुआ था। तो पलासी का युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी को। ठीक है, देखिए इसमें चार ऑप्शन दिया गया है, लेकिन मैं ऑप्शन को नहीं पढ़ूंगा क्योंकि ऑप्शन को पढ़ने पर वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा और इतना लंबा वीडियो आप लोगों को भी पसंद नहीं आती है और इसी के कारण मैं वीडियो को छोटा करने के लिए ऑप्शन को नहीं पढ़ रहा हूँ। ठीक है, यदि हम लोग प्रश्न संख्या 2 पर बात करें तो प्रश्न संख्या 2 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि 1765 ईस्वी से पहले कंपनी भारतीय सामान को खरीदने के लिए लंदन से क्या मंगाते थे। तो भारतीय सामानों को खरीदने के लिए लंदन से सोना और चांदी को मंगाते थे। ठीक है, यदि बात करें प्रश्न संख्या 3 पर तो जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे माना जाता है। तो ये माना जाता है दादा भाई नौरोजी को। ठीक है, प्रश्न संख्या यदि हम लोग 4 पर बात करें तो जिसमें पूछा जा रहा है कि स्थायी बंदोबस्त के तहत किसानों से लगान का कितना भाग सरकारी कोष में जमा किया जाता था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 10/11 भाग। ठीक है, मतलब कुल मिलाकर के 11 भाग का 10वां हिस्सा। ठीक है, आगे यदि बात करें प्रश्न संख्या 5 पर तो जिसमें पूछा जा रहा है कि बंगाल में स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया था। तो बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था 1793 ईस्वी को। ये सभी प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो इसको आप लोग पूरा देखोगे, आप लोगों को एक भी प्रश्न में दिक्कत नहीं होने वाली है और सारा का सारा प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में आ जाएगा। ठीक है, आगे यदि प्रश्न संख्या 6 पर बात करें तो जिसमें पूछा जा रहा है कि 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किस बंदोबस्त को लागू किया था। तो यदि इसका आंसर पर बात करें तो स्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया था। स्थायी बंदोबस्त कभी कभार इसको स्थायी व्यवस्था भी कहा जाता है। आगे यदि बात करें प्रश्न संख्या 7 पर तो जिसमें पूछा जा रहा है कि महालदार शब्द किससे संबंधित है। तो महालदार शब्द का यदि बात करें तो वो मुखिया से संबंधित है। ठीक है, प्रश्न संख्या 8 जिसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि किस व्यवस्था के तहत भूमि पर पूरे ग्राम समुदाय का अधिकार होता था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का माहलवाड़ी व्यवस्था में। आगे यदि प्रश्न संख्या 9 पर बात करें तो प्रश्न संख्या 9 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने लागू किया था। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू किया था थॉमस मुनरो ने। ठीक है, प्रश्न संख्या यदि हम लोग 10 पर बात करें तो प्रश्न संख्या 10 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि महात्मा गांधी ने नील बागान मालिकों के विरुद्ध 1917 ईस्वी में आंदोलन की शुरुआत कहाँ से की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का चंपारण से, चंपारण जो कि बिहार में स्थित है। अगला यदि प्रश्न पर बात करें प्रश्न संख्या 11 पर तो प्रश्न संख्या 11 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि नील विद्रोह की शुरुआत बंगाल के किस जिले से किया गया। तो बंगाल के किस जिले से किया गया था। तो नदिया जिले से किया गया था। ठीक है, प्रश्न संख्या यदि 12 पर बात करें तो जिसमें पूछा जा रहा है कि यूरोप के बाजार में किस भारतीय वस्तु की मांग बढ़ने लगी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का नील का मांग जो है बढ़ने लगा था। ठीक है, प्रश्न संख्या यदि हम लोग 13 पर बात करें तो प्रश्न संख्या 13 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ किया गया था। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है सर्वप्रथम मद्रास से लागू किया गया था या मद्रास से प्रारंभ किया गया था। ठीक है, प्रश्न संख्या यदि 14 पर बात करें तो जिसमें पूछा जा रहा है कि स्थायी बंदोबस्त को किस नाम से जानते हैं। तो स्थायी बंदोबस्त जो है इसको जागीरदारी व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 15 पर बात करें तो जिसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि भारतीय नील की गुणवत्ता कैसी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा उच्च किस्म की। ठीक है, भारतीय नील जो थी अन्य देशों की तुलना में काफ़ी उच्च किस्म की होती थी। ठीक है, अगला प्रश्न पर बात करें तो जो हम लोगों को पूछा जा रहा है कि बिरसा मुंडा का धर्म किस पर आधारित था। तो बिरसा मुंडा का धर्म निस्वार्थ सेवा, सादा जीवन और उच्च आचरण इन सभी पर आधारित था, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, यदि प्रश्न संख्या 2 पर बात करें तो जिसमें हमको पूछा जा रहा है कि कितने वर्ष की आयु में बिरसा मुंडा ने स्वयं को ईश्वर का दूत बताया जिसे धरती पर लोगों की रक्षा करने तथा गुलामी से आज़ादी कराने के लिए भेजा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का 20 वर्ष की उम्र में। ठीक है, प्रश्न संख्या यदि हम लोग 3 पर बात करें तो जिसमें पूछा जा रहा है कि संथाल, मुंडा और उराव किस राज्य की प्रमुख जातियाँ थी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का झारखंड का। आगे यदि बात करें कि प्रश्न संख्या 4 पर तो जिसमें पूछा जा रहा है कि घुमंतु किसान भारत के किस भाग में प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का पूर्वोत्तर और मध्य भारत में।
प्रश्न संख्या 5 पर बात करें तो जिसमें हमको पूछा जा रहा है कि टहनियों तथा पत्तों से निर्मित कुटुम्बा या कुंबा क्या था। तो कुंबा जो है यहाँ पर था आवास। ठीक है। प्रश्न संख्या यदि 6 पर बात करें तो जिसमें हमको पूछा जा रहा है कि ओडिशा के जंगलों में रहने वाले खोड़ समुदाय जीवन यापन के लिए क्या करते थे। तो खोड़ समुदाय जो है जीवन यापन के लिए शिकार एवं भोजन संग्रह किया करते थे। प्रश्न संख्या यदि 7 पर बात करें तो प्रश्न संख्या 7 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि खोड़ समुदाय साल, जिसको सखुआ भी बोला जाता है, ठीक है, और महुआ के बीजों के तेल का इस्तेमाल किस लिए करते थे। तो किस लिए करते थे, तो इसका आंसर हो जाएगा खाना पकाने के लिए करते थे। ठीक है। प्रश्न संख्या 8 पूछा जा रहा है हम लोगों को कि पंजाब के गुज्जर और आंध्र प्रदेश के लगाडिया समुदाय कौन सा पशु पालते थे। तो वे लोग जो थे वो गाय और भैंस को पालते थे। ठीक है। प्रश्न संख्या यदि हम लोग 9 पर बात करें तो जिसमें पूछा जा रहा है कि झारखंड की कौन सी जनजाति स्थायी कृषक थी। तो कौन से जनजाति ऐसे हैं जो स्थायी कृषक थे। तो संथाल भी थे, उराव भी थे और हो और खड़िया भी थे। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है। यदि हम लोग अगला प्रश्न पर बात करें तो जिसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि औपनिवेशिक वन कानूनों का विरोध 1906 ईस्वी में संगमा द्वारा भारत के किस क्षेत्र में किया गया था। तो किस क्षेत्र में किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा असम में। ठीक है। प्रश्न संख्या यदि 11 पर बात करें तो जिसमें पूछा जा रहा है कि मध्य भारत में होने वाला बस्तर विद्रोह कब हुआ था। तो मध्य भारत में या मध्य भारत में जो है जो बस्तर विद्रोह हुआ था ये हुआ था 1910 ईस्वी को। ठीक है। प्रश्न संख्या यदि 12 पर बात करें तो जिसमें पूछा जा रहा है कि बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था या बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था या हुआ था। तो यहाँ पर हम लोगों को बताया जा रहा है कि 15 नवंबर 1875 ईस्वी को। ठीक है। आगे यदि बात करें प्रश्न पर तो प्रश्न संख्या 13 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि बिरसा राज का प्रतीक था। तो बिरसा राज का प्रतीक क्या था। तो बिरसा राज का प्रतीक था सफेद झंडा। ठीक है। प्रश्न संख्या यदि 14 पर बात करें तो जिसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि संथाल विद्रोह में किसे राजा नियुक्त किया गया था। तो संथाल विद्रोह में राजा नियुक्त किया था शीदो को। ठीक है। आगे यदि बात करें प्रश्न संख्या 15 पर तो जिसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि झारखंड के किस क्षेत्र में नीलांबर और पीताम्बर के नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह हुआ था। तो किस क्षेत्र में हुआ था, तो पलामू जिला में हुआ था। ठीक है। यदि हम लोग अगला प्रश्न पर बात करें, ठीक है, जिसमें पूछा जा रहा है हम लोगों को कि सूरत बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित था। तो सूरत बंदरगाह जो है भारत के गुजरात राज्य में स्थित था। ठीक है। प्रश्न संख्या यदि 2 पर बात करें तो जिसमें पूछा जा रहा है कि अंग्रेजी का सीड्स शब्द हिंदी के किस शब्द से निकला है। तो हिंदी के छींट शब्द से निकला है। ठीक है। यदि हम लोग अगला प्रश्न पर बात करें प्रश्न संख्या 3 पर तो जिसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगा झंडे के बीच वाली पट्टी में किसे जगह दी गई थी। तो किसे जगह दी गई थी, तो चरखा को जगह दी गई थी। ठीक है। यदि हम लोग अगला प्रश्न पर बात करें प्रश्न संख्या 4 पर तो जिसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि स्पिनिंग जेनी क्या है। तो स्पिनिंग जेनी जो है वो क्या है, तो परंपरागत तकलियों की उत्पादकता बढ़ाने वाली मशीन थी। ठीक है। प्रश्न संख्या यदि 5 पर बात करें तो जिसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि टिस्को की स्थापना कब हुई थी। तो टिस्को की स्थापना हुई थी 1907 ईस्वी को। ठीक है। प्रश्न संख्या यदि 6 पर बात करें तो जिसमें पूछा जा रहा है कि गुजरात में किस शैली के कपड़े बनते थे। तो गुजरात में बंडाना शैली के कपड़े बनते थे। ठीक है। प्रश्न संख्या यदि हम लोग 7 पर बात करें तो जिसमें पूछा जा रहा है कि भारत में पहली सूत कपड़ा मिल किस जगह स्थापित हुई थी। तो भारत का पहला सूत कपड़ा मिल का बात करें तो बंबई में स्थापित की गई थी। ठीक है। प्रश्न संख्या 8 जो हम लोगों को पूछा जा रहा है वो है कि स्पिनिंग जेनी का आविष्कारक कौन था। तो स्पिनिंग जेनी का आविष्कारक जो थे वो थे जॉन के। ठीक है। आगे यदि बात करें प्रश्न संख्या 9 पर तो जिसमें पूछा जा रहा है कि कैलिको अधिनियम किससे संबंधित था। तो कैलिको अधिनियम जो था वो सूती कपड़े से जो है वो संबंधित था। आगे यदि बात करें प्रश्न संख्या 10 पर तो जिसमें पूछा जा रहा है HEC की स्थापना किस राज्य में हुई थी। तो HEC की स्थापना जो है वो झारखंड राज्य में हुई थी। ठीक है। यदि हम लोग बात करें प्रश्न संख्या 11 पर तो जिसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि HEC की स्थापना कब की गई थी। तो HEC की स्थापना जो है वो की गई थी 1958 ईस्वी को। ठीक है, 1958 ईस्वी को। आगे यदि बात करें हम लोग प्रश्न संख्या 12 पर तो जिसमें पूछा जा रहा है कि भारी अभियंत्रण
संयंत्र झारखंड राज्य के किस शहर में स्थापित है? तो ये झारखंड के रांची जिला में जो है स्थापित है, या रांची शहर में स्थापित है। प्रश्न संख्या यदि 13 पर बात करें तो जिसमें पूछा जा रहा है कि पुर्तगाली सबसे पहले किसकी खोज में भारत आए थे? तो पुर्तगाली जो है सबसे पहले भारत में मसाला की खोज में आए थे। ठीक है, तो ऐसे ही और भी आप लोगों को वीडियोस चाहिए जो एग्जाम में आप लोगों को काफ़ी हेल्प करे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा मोटिवेशन लेवल को बढ़ाने के लिए अपना फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।